आलोक भाई, मैं आपके पास आता हूं। जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि हम खुद ही जिम्मेदार हैं, हम खुद ही ये सारी चीजें करते हैं, और ये आरोप लगा करके दूसरे पर कि हम 10 लाख रुपया दे के आए हैं तो 25 लाख रुपया क्यों न कमाए, इससे आप बच नहीं सकते। अब सवाल उठता है आलोक भाई की जो है भ्रष्टाचार की जननी अगर कहें, तो एक तो हमारी सामाजिक असुरक्षा है। जैसा मुझे लगता है कि सामाजिक असुरक्षा हमारे जीवन में इतना ज्यादा है कि हमको लगता है कि हम इतना पैसा कमा ले कि हमारी दो पीढ़ियां, अक्सर लोग बोलते हैं कि इतना पैसा कमा लिया है कि दो पुश्त उसकी जो है निश्चिंत हो जाएगी। तो अगर सामाजिक, जो आपने शिक्षा की बात कही, बड़ी सही बात कही, और विदेश के जो लोग आते हैं वो कहते भी हैं कि वहां भी भ्रष्टाचार है, लेकिन निचले स्तर पे भ्रष्टाचार नहीं है। सामान्य जीवन जीने के लिए आपको भ्रष्टाचार करने की जरूरत नहीं है। सामान्य तरीके से आगे बढ़ने के लिए आपको रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। आपका सिस्टम है और सिस्टम में काम हो जाता है। तो अक्सर मुख्यमंत्री अक्सर कहते हैं, जैसे बिहार में भी है, कि इतना आप जो है ये ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, अपने आप आ जाएगा। ये भी लगाया गया है कि अधिकारी को इतने दिन के भीतर जवाब देना पड़ेगा, अधिकारी को इतने दिन के भीतर फला करना पड़ेगा, वो सारी चीजें हैं। बावजूद इसके भ्रष्टाचार हमारे समाज का एक ऐसे समझिए रक्त की तरह बह रहा है। इसको ऐसा कहा जाए, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है सरकारी कर्मचारी खाली चोर है, कुछ लोग कह रहे हैं कि खाली बीजेपी के लोग अच्छे हैं, कांग्रेसी चोर हैं। वो सब अपनी बात है, मैं उनकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो हम जानते हैं किस तरह से लोग आज बात कर रहे हैं समाज में। मेरी मेरी साड़ी उसकी साड़ी से सफेद वाला नहीं है, मेरी है कि मेरी साड़ी उसकी साड़ी से ज्यादा सफेद है, उसकी गंदी है। तो अब सवाल उठता है आलोक भाई कि ये जो सारा मामला है, इसको कैसे रोका जा सकता है? क्या रोका जा सकता है, या खाली जुमलेबाजी में ही खत्म हो जाना, हमको इसी तरह से जीना है, इसी तरह से रहना? क्या आपको लगता है? धनंजय जी, मैं आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। शिक्षा और साक्षर, मैंने शुरुआत में ही आपसे एक बात कही थी। शिक्षा का मतलब होता है कि आपके दिमाग के दरवाजे खुलते हैं, आपके सोचने की क्षमता विकसित होती है, और एक आप में विश्लेषणात्मक दिमाग विकसित होता है। वो है शिक्षा, शिक्षित होना। और दूसरा होता है साक्षर होना। साक्षर में होता है कि आपने बीए की डिग्री ले ली, एमए की डिग्री ले ली, और फिर उसके बाद आप अपने यूपीएससी का भी आपने एग्जाम पास कर लिया, कहीं आईएएस बन गए, फिर इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी बन गए, फिर आरबीआई के आप गवर्नर बन गए। तो ये आप क्या कहेंगे? इसको मैं क्या कहूँ? आप इसको कहेंगे शिक्षित होना, मैं कहूंगा साक्षर होना। शिक्षित और साक्षर दोनों में बहुत फर्क होता है। अगर ऐसा नहीं होता, मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ, सबसे सर्वोच्च पद से मैं शुरू कर रहा हूँ। अगर ये नहीं होता, तो विमल जालान समिति क्यों बनती, और वो अपने रिजर्व बैंक के जो जो रिजर्व है उसको वहां पे कम करने को, डाइल्यूट करने के लिए क्यों तैयार हो जाती? तो यह शिक्षा और साक्षर का मतलब ये है। शिक्षित होना मतलब आपके दिमाग में सवालों का जन्म होना, और जब सवालों के बारे में आपको पता लगना कि इनका होगा क्या। अब सवाल क्यों पैदा होते हैं? एक ऐसा है कि आप हमेशा, हम नैतिक मूल्यों की मैं बात कर रहे थे। नैतिक मूल्य बहुत एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है। ये इतना एब्स्ट्रैक्ट टर्म है कि इसको कहीं भी कहीं मुकाम तक आप पहुंचा ही नहीं सकते। ये बिल्कुल वैसा ही है, ईश्वर देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, जरूर सजा मिलेगी। ये उसी तरीके का एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, मैं इस पे नहीं जाता। क्योंकि जब भी हम नैतिक मूल्यों की हम बात करते हैं, तो हम उस संविधान के हम भूल जाते हैं, हम सीआरपीसी भूल जाते हैं। हमारे पास तो सारे कानून है। सवाल ये है कि कानून पर अमल क्यों नहीं होता, मुद्दा तो ये है। अब अमल, अब ये होगा भाई, कानून अगर रसूख देख करके काम करेगा तो कैसे होगा? कुछ नहीं होगा। महत्वपूर्ण चीज है कि कानून रसूख देख कर काम नहीं करे, पहला। दूसरा दूसरा ये लगता है ना कि एक सामान्य जीवन जीने के लिए रिश्वत लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ, सामान्य हो चाहे असामान्य हो, महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपको ये पता है, आप ये जानते हैं। मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ, नेता की, उसमें नेता भी शामिल कर लिए, अफसर भी शामिल कर लिए। आप ये जानते हैं कि आपको कुछ नहीं होगा, ज्यादातर संभावना ये है कि आप बचकर निकल जाएंगे। कुछ ही आईएएस अभी तक गिरफ्त में आए हैं और जेल तक पहुंचे हैं। आप बच जाएंगे। ये ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि आज पैसा कमाना एक ध्येय है, पैसा कमाना अंतिम सत्य है। और मैं यहाँ ये भी कहूंगा, मैं सरकारी नौकरियों पर नहीं जाता कि सरकारी नौकरी होगी तो भी आप भ्रष्ट करेंगे। मैं तो प्राइवेट पे भी जाता हूँ। आप सत्यम टेक्नोलॉजी है, हमारे सामने पैनलिस्ट और सब पुराने लोग हमारे, या जो हमारे जो नया जो छात्र है, ये भी जानता होगा सत्यम टेक्नोलॉजी का घोटाला क्या था, कैसे उसकी बैलेंस शीट बनी थी, क्या वो सरकारी था? नहीं।
आईसीसीआई की एक बहुत ही पोस्टर एमडी रह चुकी हैं, वो जेल में है। तो क्या था, क्या वो सरकारी है ना, वो प्राइवेट है? तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये कह देना कि हर सरकारी में भ्रष्टाचार होता है वो प्राइवेट भ्रष्टाचार नहीं होता, तो प्राइवेट भ्रष्टाचार नहीं होता तो प्राइवेट पार्टी को तो आप लोन दे रहे हैं ना, सारी लोन दे रहे हैं। इसमें नेशनलाइज बैंक वाले भी दे रहे हैं और वो जो प्राइवेट बैंक वाले हैं वो भी लोन दे रहे हैं, और लोन लौट कर नहीं आता। तो सवाल है कि भ्रष्टाचारी कौन है? हम किसी को कैसे बरी करते हैं? बरी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी जैसे विलफुल डिफॉल्टर की संख्या बढ़ती चली जा रही है देश में, हर साल बढ़ती चली जा रही है। और क्यों बढ़ रही है? विलफुल डिफॉल्टर वो होते हैं जिनके पास में पैसा होता है, जिनके पास में क्षमता होती है, हैसियत होती है, इसके बावजूद वो बैंक का पैसा या किसी वित्तीय संस्थान का पैसा नहीं लौटाते हैं। ये है विलफुल डिफॉल्टर, और उसके लिए वो कोई भी बहानेबाजी करते रहते हैं। तो आप क्या करते हैं? हमारे यहाँ जो साक्षर लोगों की जो टीम है, जो नौकरशाह हैं साक्षर, उन लोगों ने वो एक बैकडोर की एंट्री निकाली। एंट्री क्या निकालते हैं कि आप एनपी उनका राइट ऑफ कर दी। दूसरा क्या निकालते हैं कि अगर क्रिमिनल केस चल भी रहा है, कोई बात नहीं भाई, 2 साल के बाद इनको, साल भर के बाद आप इनको दोबारा से लोन दे सकते हैं। उनको दोबारा से, उन उद्योगपतियों को, विलफुल डिफॉल्टर्स को लोन की कतार में आप खड़ा कर देते हैं। तो सवाल ये है कि हम क्या, हम साक्षर हैं? अब मैं यही सवाल लौट कर कहता हूँ, अगर हम शिक्षित होते तो हमको ये पता होता ना, पता होता कि कौन जुमले बोल रहा है, कौन कितना झूठ बोल रहा है, कौन कितना भ्रष्टाचार के खिलाफ वास्तव में लड़ाई लड़ना चाह रहा है। जैसा हमारे अभी एक आपके छात्र ने बिल्कुल सही कहा कि अजित पवार से लेकर सब तमाम तरीके की चीजें। लेकिन सवाल तो फिर वही उठता है, अगर आप साक्षर है तभी तो आप व्हाट्सएप से फॉरवर्ड मैसेज से सब इधर उधर से आप प्रभावित हो जाते हैं। कभी भी आप सोर्स के प्रति आप छानबीन नहीं करना चाहते। अगर जिस दिन आप छानबीन करेंगे, आप तो कहेंगे कि भ्रष्टाचार नहीं है, मैं तो कहूंगा कि हमारे ये ईडी वाला है। ईडी वाला क्या मामला है भाई? तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई वो आपका ये गलत है, ये वो है, सब है, फिर भी आपने उसको दे दिया। पूरी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में सिर्फ एक आदमी है जो भारत का पक्ष रख सकता है। अगर आप इस तर्क को यकीन कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप केवल, मैं आपको साक्षर की जमात में ला दूंगा। भले ही आप डिग्री, आप पीएचडी ले जाएं, चाहे डिलीट कर लें, चाहे आप 4 पीएचडी कर लें, मैं इनको साक्षर मानूंगा। मैं इस चीज को नहीं मानूंगा कि अगर एक आदमी नहीं है और उस पर सवाल नहीं खड़ा हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी सवाल नहीं कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया भाई। सुप्रीम कोर्ट तो वही फैसले लेता है जिस तरीके से उसको दस्तावेज पेश किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने मन से कोई नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट से एक चीज होती है कि आप क्या मांग करते हैं, और सरकार क्या दस्तावेज जो पेश करती है उसके आधार पर, वो गुण दोष के आधार पर उसकी विवेचना करता है। वो यहाँ में सुप्रीम कोर्ट नहीं है। लेकिन आप, जब सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं दोषी है भाई? सुप्रीम कोर्ट एक तरफ तो आप उसको कह रहे हैं कि नहीं हो सकता, फिर आपने उसको टाइम दे दिया। क्या आप केवल टिप्पणी कर रहे हैं? तो इसलिए मैं कहूंगा कि साक्षर और शिक्षित इन दोनों का थोड़ा सा, मैं सुप्रीम कोर्ट को कतई साक्षर नहीं कह रहा, बिल्कुल नहीं साक्षर कह रहा, मेरा कोई आशय नहीं है उनको साक्षर कहना। मैं तो कह रहा हूँ कि जनमानस को समझने की बात है। तो उधर अजीत पवार का इधर है, तो इधर ये भी समझना पड़ेगा केवल एक ही आदमी भारत का पक्ष रखेगा, और जब ये रिटायर हो जाएंगे 15 अगस्त के बाद, तो क्या भारत का ईडी बिल्कुल बेकार हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा? तो सवाल है कि ये सवाल है कि इस सवाल का जवाब समझने के साथ ही हमारे ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं, हमारे ऊपर सवाल खड़ा होता है। खुद जी अपने मन से जी पूछो, जी क्या आलोक हम भाई, समझने के लिए तैयार हैं? धनंजय जी। जी आलोक भाई, आलोक भाई, प्रधानमंत्री जी तो सीना ठोक के बोल रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। और ये तो जब आए थे तब भी उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री बनने से पहले जो चुनाव चल रहा था तब भी कहा था कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। मुझे याद आ रहा, सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि जो है बाड्रा जेल जाएगा, पता नहीं किस किस को जेल भेज रहे थे। केजरीवाल ही भी जब आए थे तो बोल रहे थे फलाने फलाने सबको जेल में बंद करा देंगे। तो ये जो कहते हैं वो होता क्यों नहीं है, कहाँ गड़बड़ी? धन्यवाद धनंजय जी। एक चीज बहुत अच्छी है कि हमारे प्रधानमंत्री जब सब बोलते हैं तो उनको जो सिनेमाई जो प्रभाव होता है ना, क्या इम्पैक्ट आता है, किन शब्दों से आता है, इसका उनको उनको पर्याप्त अनुभव है, और इसमें वो माहिर है। तो जैसा फिल्मों में हम देखते हैं ना, फिल्मों में जब आप देखते हैं तो हॉल बंद होता है, 2.5 घंटे तक अंधेरा रहता है, एक आदमी हीरो बोलता है, मजा आ जाता है, हमको भी लगता है कि ये देखिए क्या कूली है, क्या लावारिस है, क्या है। हॉल से बाहर निकलते हैं, 10 मिनट तक जेल में रहता है, उसके बाद में सब कुछ उतर जाता है। अब
मैंने तुलना तो कर दी है, मैं कहना नहीं चाहता कि उस, लेकिन इतना तो जरूर कहूंगा कि उनको पता है कि किन शब्दों का क्या असर होता है, जनता क्या असर लेके जाएगी उस वहां से। अब सवाल है कि कार्रवाई क्यों नहीं होती। अब इसको समझना बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि आपने विषय प्रवेश में ही कह दिया कि उससे बड़ा कोई ताकतवर पद नहीं होता। उन्होंने 60 महीने मांगे थे, 5 साल मांगे थे, वो 5 साल भी पूरे हो गए तो भी कार्रवाई नहीं हो पाई। छठा भी हो गया, सातवां भी हो गया, आठवां भी हो गया, और अब जब ये आप उदाहरण दे रहे हैं तो ये तो 9वें साल की है। अब सवाल यह है कि फिर प्रधानमंत्री क्या मजबूत है, ये तो शंका उठती है। अगर मजबूत है तो क्या उनके कोई भी, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी है, किसी भी मामले को मुकाम तक क्यों नहीं पहुंचा पाती। थोड़ा सा बैक हम लोग फ्लैशबैक में भी चलेंगे। 2G का मामला हुआ, इतना बड़ा मामला हुआ, एजम्पशन के आधार पर इतना बड़ा हवा खड़ा कर दिया गया। तो हवा खड़ी करने के लिए कुछ एक तत्व चाहिए होते हैं, तो वो होते हैं। जैसे फिल्म बनाने वाले के रहते थे ना, किसी जमाने में था कि वो कुंभ का मेला होता था, उसमें बिछड़ जाते थे, उसमें मिल के आते थे। अब एक दूसरे तरीके के बाद में फिर वो एक दौर आया सिनेमा का। तो ये जो दौर आते हैं ना, तो ये उसी तरीके के दौर है। ये दौर आया, इन्होंने जुमले उछाले, अब आप उसको जुमला कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस देश में आपने तो कुछ बच्चों को 140 करोड़ में माइनस कर दिया। मैं तो उसमें कहूंगा कि जो साक्षर नहीं है उनको भी माइनस करिए, जो खुद फैसला नहीं ले पाते उनको भी माइनस करिए। और अब सबसे बड़ा सवाल, ये तो मैं प्रोफेसर साहब के सामने ही कहना चाहूंगा, उनसे पूछना भी चाहूंगा कि हम किन लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। क्या वो साक्षर लोगों को एड्रेस कर रहे हैं या शिक्षित लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। तो सवाल है, अगर इस तरीके से अगर आप जुमला बोलते हैं, अगर कोई ये पूछ पलट कर पूछता भी नहीं है कि इतने साल निकल गए, क्या किया आपने, क्यों नहीं कर पाए, क्या वजह रही, तो हम आपको शिक्षित कहें या साक्षर कहें। मुझे लगता है कि ये बड़ा सवाल है, और जब तक ये सवाल मौजूद रहेगा, लोग नहीं बनेंगे शिक्षित, तब तक बड़ा मुश्किल है। फिर तो ये है कि एक सिनेमाई तत्व तो आपके में रहना चाहिए, एक करिश्माई तत्व तो आपके भाषणों में रहना चाहिए। वो रहता है, डायलॉग डिलीवरी कैसे की जाती है, एक डायरेक्टर होता है वो बताता है, बिल्कुल एक सिनेमाई असर जिसको बोलते हैं। अगर वो असर रहेगा तो आप ये मान के चलिए, जनता जब तक शिक्षित नहीं रहेगी, केवल साक्षर रहेगी। और एक बात और भी है, हकीकत यह है कि बहुत सारी शिक्षा का स्तर अभी बहुत कम है। अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। और फिर इसको थोड़ा सा वहां भी जोड़ लीजिएगा, थोड़ा सा बजट में भी चले जाइएगा, और बजट में जरा शिक्षा के ऊपर भी देख लीजिएगा कि बजट को कितना बढ़ाया कितना घटाया। तब आपको जी पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े हैं, और ये जनता हम, मतलब ये नेता हमको कहाँ ले जाना चाहते हैं। जहां ले जाना चाहते हैं वो तो शिक्षा का बजट बता रहा है, पिछले 7-8 साल में उठा कर देख लीजिए। तो जाहिर सी बात है, किसी का जोर नहीं है कि आप शिक्षित बने, केवल साक्षरता पर जोर है। आप साक्षर हो जाइए, आंकड़े बन जी जाएंगे। और जी मुझे नहीं लगता कि कोई भ्रष्टाचार इस देश में बहुत बड़ा मुद्दा है। कुछ कलाकार लोग थे, कुछ चमत्कारी लोग थे जिन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा बना लिया, जिनका एक शख्स है, जिनका एक आपने भी जिक्र किया। मैं तो वीपी सिंह वाली की बात कर रहा था, जब ये बड़े बने थे। एक बार यहाँ पर ये चुनाव लड़ रहे थे फतेहगढ़ में, मैं उस समय कानपुर में था, इनका इलेक्शन नहीं, मैं नहीं था, मैं इलेक्शन कवर करने गया था। तो उस समय ये इतने महान बन गए थे कि इनकी गाड़ी केवल चार, मतलब जनमोर्चा वाले टाइम में इनके पास में केवल 3-4 गाड़ियां चलती थी, और हम प्रेस वालों की कम से कम 12 से 18 गाड़ियां चलती थी। तो मैं एक बार फतेहगढ़ में गया, कुछ फॉरेन के जर्नलिस्ट भी थे। मुझे पहली बार बोल रहा है, मुझे उससे पहले कोई अनुभव नहीं था, मैं काफी यंग था उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आपने स्टूडेंट को बिठाया है ना, लगभग मैं उसी के समकक्ष ही था, थोड़ा बहुत उम्र ज्यादा थी। तो मैंने देखा कि वो जो फोटो जो शूट होता है ना, उससे पहले मैंने देखा नहीं था कि पॉलिटिशियन का ऐसा फोटो शूट होता है। अभी भी आप गूगल में जाएंगे या शायद फोटो मिल जाए आपको, हमारे वीपी सिंह साहब ऊपर से पानी की बोतल लेकर पी रहे हैं, और उधर पेड़ों के बीच से धूप छन करके आ रही है, और ये शॉट कम से कम 10 मिनट तक किया गया। 3 बोतलें उन्होंने खाली करी ताकि परफेक्ट शॉट आ जाए। तब मेरे को समझ में आया, और तब मेरे को समझ में आया कि ये नेतागिरी क्या होती है। जो ये बोलते हैं इन पर बिल्कुल भरोसा मत करिए, ये करते क्या है, ये केवल अपनी इमेज बनाते हैं। धन्यवाद जी।